हे गाइस, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। गाइस, आज की जो हमारी क्लास है वो आपकी मैप से रिलेटेड है। तो आज हम मानचित्र को पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। मानचित्र यानी मैप, ठीक है। तो जो ये मानचित्र है, मैप है, ये कहाँ से आया, कैसे आया, कौन कौन से इसके तत्व हैं और इसके अलावा कौन कौन से इसके वर्गीकरण है, यानी कैसे कैसे वर्गीकरण किया जाता है मैप का। आज की क्लास में इन सब चीज़ों को हम इन शॉर्ट में पढ़ेंगे थोड़ा, क्योंकि वैसे तो ये क्लास अगर हम लगाए तो पूरे 1.5 घंटे इससे भी ऊपर की बनेगी। तो शॉर्ट में थोड़ा चीज़ों को करेंगे ताकि इजिली कवरअप हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। मैप यानी मानचित्र। तो मानचित्र को अगर हम देखें तो मानचित्र आप सबको पता है, हिंदी में इंग्लिश में इसे मैप कहते हैं। और जो ये मैप शब्द है, ये जो मैप वर्ड है इंग्लिश का, ये कहाँ से निकला? तो भाई जो ये मैप आपका लातीनी भाषा से निकला है। लातीनी भाषा के मैपा शब्द से, लातीनी भाषा का मैपा शब्द है। तो लातीनी भाषा के मैपा शब्द से आपका मैप बना है। और इस मैपा का मीनिंग क्या होता है? कपड़े का मेजपोश। लातीनी भाषा का जो ये मैपा है इसका मीनिंग होता है कपड़े का मेजपोश, ठीक है। तो कागज का आविष्कार जब तक इंडिया में नहीं हुआ था, आपके कागज इंडिया में क्या, वर्ल्ड में, तो चीनियों ने यानी चीन ने सबसे पहले कागज का आविष्कार किया था। और जब तक कागज का आविष्कार नहीं हुआ था तब उससे पहले जो मैप बनाए जाते थे वो आपके कपड़े पर बनाए जाते थे, या फिर चौड़े चौड़े वृक्षों के पत्तों पर मैप को बनाया जाता था। तो कपड़ों पर बनाया जाता था और चौड़े चौड़े वृक्षों के पत्तों पर मैप को बनाया जाता था, मानचित्रों को बनाया जाता था कागज के आविष्कार से पहले, ठीक है। कागज बनने के बाद तो फिर कागज पर मैप बनने लगे आपकी। तो कपड़े पर बनने के कारण ही मैपा से मैप की उत्पत्ति हुई। और मैपा का मीनिंग होता है कपड़े का मेज पोस्ट। तो संसार के, तो इस चीज को आप याद रखना, मध्यकाल तक आपके जितने भी मैप बने थे वो सारे के सारे आपके कपड़ों पर बने थे। और कपड़ों पर मध्यकाल तक जो भी मैप बने उन्हें कहते थे मैपा मुंडी। किस नाम से जानते थे उस मैप को? जिसे आज आप मैप कहते हो ना, बिल्कुल सिंपल सा वर्ड मानचित्र कहते हो। मध्यकाल में उन्हें मैपा मुंडी के नाम से जाना जाता था। तो एक क्वेश्चन ये बनता है आपका नेट लेवल में, पीजीटी लेवल में, तो ध्यान रखना इसका। मध्यकाल तक आपके मानचित्र मैपा मुंडी के नाम से जाने जाते थे। अब मानचित्र क्यों जरूरी है? तो हमारी पृथ्वी पर आप देखते हो अलग अलग प्रकार के, कुछ भौतिक, कुछ आर्थिक, कुछ सांस्कृतिक और कुछ फिजिकल, नेचुरल और मानवीय, तो अलग अलग प्रकार के तत्व देखने को मिलते हैं। अब हम उन तत्वों का एक साथ अध्ययन कैसे करें? तो उन तत्वों का एक साथ अध्ययन करने की वजह से ही आपकी मैप की उत्पत्ति हुई, मानचित्र की उत्पत्ति हुई। तो मनुष्य के दिमाग में इस बात का जोर डाला कि भाई मैप ऐसे एक चीज़ होनी चाहिए जिसमें हम एरिया, किसी भी एरिया की को एक साथ पढ़ सकें। उस एरिया में जो भी तत्व पाए जाते हैं, फिजिकल हो, चाहे नेचुरल हो, चाहे मैनमेड हो, चाहे कल्चरल हो, तो सभी प्रकार के तत्वों को एक साथ पढ़ने की ललक ने मनुष्य को मैप की खोज की ओर निकाल दिया, ठीक है। तो मानचित्र पर हम क्या दिखाते हैं? मानचित्र पर हम क्या दिखाते हैं? यही तो दिखाते हैं कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले अलग अलग प्रकार के तत्वों को प्रेजेंट करते हैं हम मानचित्र के अंदर। अब देखो, एक तो है आपका मैप और दूसरा है ग्लोब। दो चीजें हैं। ग्लोब पर भी हम सेम चीज देखते हैं और मैप पर भी सेम चीज देखते हैं। पर देखो, ग्लोब भी यूज होते हैं, मैं ये नहीं कहती ग्लोब यूज नहीं होते, ग्लोब भी यूज होते हैं अपनी जगह और मैप भी यूज होते हैं। आप ऑफिस वगैरह में देखते हो ग्लोब रखे हुए मिलते हैं, तो ग्लोब भी इंपॉर्टेंट है, मैप भी इंपॉर्टेंट है। ग्लोब इन्हें कैरी नहीं किया जा सकता। अगर आप किसी दूसरी जगह पर जा रहे हो तो मैप को आपने फोल्ड किया, बैग में कैरी करके कहीं पर भी लेके जा सकते हो आसानी से। बट ग्लोब को कैरी करना थोड़ा मुश्किल होता है। हाँ, कहने को तो आप कह दोगे नहीं मैम बैग में डाल के ले जाएंगे, क्या होता है, पर फिर भी मैप की तुलना में ग्लोब को कैरी करना थोड़ा मुश्किल होता है। बट ग्लोब की जो शेप होती है वो हमारी पृथ्वी की तरह है और इसी वजह से हमें कई बार कई एरियाज बिल्कुल सेम उसी तरह से देखने को मिल जाते हैं जैसे हमारी पृथ्वी पर है, जबकि मैप में आपको वो एरिया उस तरह से देखने को नहीं मिलते। ये माना जाता है ग्लोब में आप किसी भी एरिया की एग्जैक्ट जो लोकेशन है, उसकी जो स्थिति है किसी भी देश की, किसी भी एरिया की, उसको आप बेहतर तरीके से देख सकते हो मैप की तुलना में। मैप में कई बार वो चीज़ आपको, मान लो वो जगह छोटी सी है,
एक्चुअल में पृथ्वी पर, और कई बार वो चौड़ी करके दिखा दी मैप में, बट ग्लोब में जैसी वो हमारी पृथ्वी पर है वैसे ही हमें ग्लोब पर देखने को मिलती है। तो दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं, मैप के भी ग्लोब के भी। तो आज की क्लास तो हमारी मैप से रिलेटेड है, ग्लोब से नहीं है, फिर भी मैंने थोड़ा बहुत समझा दिया। दोनों पर ही आपकी अक्षांश और देशांतर रेखाएं खींची हुई होती हैं। अब इसके बाद आपने समझ लिया मैप क्या होते हैं, कैसे क्या होते हैं। नेक्स्ट आता है आपकी जो मैप है इसके कुछ एलिमेंट होते हैं, तत्व होते हैं। तो कौन कौन से तत्व होते हैं मानचित्र के मैप के? तो सबसे पहला आता है भाई टाइटल। सबसे पहला आता है टाइटल यानी शीर्षक। आप सभी मैप देखते हो, अगर ज्योग्राफी के स्टूडेंट हो तो नॉर्मल सी बात है, आप सब मैप देखते ही होंगे कहीं ना कहीं, कैसे ना कैसे। तो जब आप मैप देखते हो तो सबसे पहले ऊपर क्या लिखा होता है? टाइटल, जिसे हम हेडिंग भी कह देते हैं। जैसे इंडिया का मैप है, सोइल का, मिट्टी का मैप है तो सोइल ऑफ इंडिया, सोइल्स ऑफ इंडिया, क्लाइमेट्स ऑफ इंडिया, फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, हिमालय इन इंडिया। तो इस तरह की आपको एक हेडिंग, एक शीर्षक, एक टाइटल ऊपर की ओर लिखा हुआ मिलता है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप किसी भी मैप पर वो टाइटल नहीं होगा तो आपको यही नहीं पता चलेगा। मान लो किसी आंतरिक एरिया का दे दिया, मैं ये कहूँ कि करनाल का दे दिया भाई, करनाल एक डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में, तो करनाल का दे दिया ऊपर, करनाल का मैप बना दिया, ऊपर हेडिंग नहीं दी, टाइटल नहीं दिया, तो आप कैसे पहचानोगे? तो टाइटल इज मोस्ट इम्पोर्टेंट और आपका मानचित्र का एक महत्वपूर्ण तत्व है। बिना टाइटल के हम मानचित्र को कई बार नहीं पहचान पाते, कई बार तो पहचान सकते हो। इंडिया का मैप है तो आप इजीली पहचान लोगे, ऊपर नाम लिखा हो या ना लिखा हो, पर फिर भी टाइटल होना ज़रूरी है। और टाइटल क्या है? मानचित्र का एक तत्व है, एक एलिमेंट है। नेक्स्ट आता है आपका टाइटल के बाद नेक्स्ट स्केल। स्केल मीन्स मापक। मापक यानी आप, पता नहीं आपने आज तक ये चीज़ देखी हुई है या नहीं देखी हुई, पर कोई भी जो मैप होता है ना, उस मैप में कोई भी स्ट्रक्चर दिखाया हुआ होता है, उसके इस साइड यहाँ पर एक स्केल भी बना होता है। तो कुछ इस तरह का बना होगा, इस साइड कई बार इस साइड होता है, कई बार इस साइड होता है, तो कुछ इस तरह का स्केल होता है। यहाँ पे कुछ 1:100 ऐसे 25,000 लिखा होगा, ठीक है, सेंटीमीटर ऐसे कुछ लिखा हुआ मिलता है, RF। तो ये होता है स्केल, यानी ये चीज़ दिखाती है कि वो जो मैप बना हुआ है उस मैप का 1 सेंटीमीटर कितने किलोमीटर एरिया को दिखा रहा है, तो इस चीज़ को प्रेजेंट करता है स्केल यानी मापक। तो आपका मानचित्र किस मापनी पर बना हुआ है, इस चीज़ को प्रेजेंट करता है उस मैप का स्केल, जो कि साइड में बना होता है, छोटा सा पतला सा। कभी ध्यान देना, गौर करना इस बात पर। नेक्स्ट आता है इसके बाद संकेत यानी की। आपके मैप में कुछ की भी होती है, जैसे आप रिवर्स ऑफ इंडिया देख लो, या किसी भी एरिया के नेचुरल स्ट्रक्चर देख लो, फिजिकल स्ट्रक्चर देख लो, तो वहाँ पे आप देखते होगे कोई भी रिवर है तो इस रिवर को नीले रंग से दिखाया हुआ होता है, और नीले रंग की ऐसी टेढ़ी मेढ़ी लाइन को देखते ही आप कह देते हो हाँ भाई ये नदी है, कह देते हो ना आप नदी है। तो ये चीज़ हमें क्या है, ये एक संकेत है, एक की है, क्या है, एक चाबी है जो हमें प्रेजेंट कर रही है, ये एक नदी है इस एरिया में। तो इस प्रकार के संकेतों को, इस प्रकार की चीज़ें जो मैप में प्रेजेंट की जाती हैं, ये होती है की, और ये आपके मानचित्र का एक इंपॉर्टेंट तत्व माना जाता है। तो टाइटल पढ़ लिया, स्केल पढ़ लिया, की पढ़ लिया। नेक्स्ट आता है नंबर 4 डायरेक्शन यानी दिशा। तो डायरेक्शन की बात करें तो आपके सभी मैप में डायरेक्शंस भी होती हैं, और मैप में हमेशा उत्तर दिशा को एक तीर की सहायता से दिखाया जाता है। आपने देखी हो या ना देखी हो, तो उत्तर दिशा को, नॉर्थ को आपकी एक तीर की सहायता से दिखाया जाता है डायरेक्शंस में। सभी मैप में आपकी डायरेक्शंस होती हैं। नेक्स्ट आता है प्रक्षेप। प्रक्षेप यानी प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन मीन्स आपके मैप पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं का भी एक जाल सा, ये कुछ अक्षांश रेखाएं और ये देशांतर रेखाएं, तो कुछ इस तरह का जाल भी होता है, और इसी जाल को क्या कहते हैं? प्रक्षेप कहते हैं, प्रोजेक्शन कहते हैं। तो ये जाल हमें क्या दिखाता है? किसी भी एरिया की एग्जैक्ट लोकेशन दिखाता है ये जाल। तो ये भी आपके मानचित्र का एक एलिमेंट है, एक तत्व है। और लास्ट आता है आपका रूढ़ चिन्ह यानी कन्वेक्शनल साइन। तो जो ये रूढ़ चिन्ह होते हैं, ये क्या होते हैं? आपने कई बार देखा होगा, जब आप ज़्यादा डीपली मैप उठाते हो तो आपके कई बार कुछ फीचर्स जो होते हैं, कुछ वस्तुओं को उनके आकृति से मैच कर दिया जाता है। जैसे कोई मंदिर है तो मंदिर को कुछ ऐसे करके दिखा देते हैं उसमें मैप के अंदर, ठीक है। कोई आपकी सड़क है तो सड़क को कोई रेलवे है,
ठीक है, रेल लाइन है तो उसको ऐसे प्रेजेंट कर देंगे, कोई हाईवे है तो उसको ऐसे दिखा देंगे। तो ये क्या है, ये एक रूढ़ चिन्ह है। क्या है ये? रूढ़ चिन्ह है जो मैप में उसी वस्तु की आकृति से थोड़े बहुत मिलते जुलते होते हैं, तो ये रूढ़ चिन्ह होते हैं, कन्वेक्शनल साइन होते हैं। तो ये 6 क्या होते हैं? ये 6 आपके तत्व होते हैं किसी भी मानचित्र के, 6 तत्व: टाइटल, स्केल, की, डायरेक्शन, प्रक्षेप और रूढ़ चिन्ह। आई थिंक आपको ये 6 के 6 तत्व अच्छी तरह से समझ में आ गए हैं। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आएगा कि भाई आपके जो मानचित्र है, मानचित्र के जो निम्न में से कौन सा तत्व नहीं है। ऑप्शन में इनमें से कोई 3 देगा और एक अलग से दे देगा, तो आपको पहचानना है कि मानचित्र का कौन सा तत्व होता है या मानचित्र का कौन सा तत्व नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। तो ये थे आपके मानचित्र के तत्व। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपके मानचित्रों का वर्गीकरण, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ मैप। यानी मानचित्रों का जो वर्गीकरण होता है वो आपके 4 बेसिस पर होता है, 4 बेसिस पर मानचित्र को डिवाइड यानी क्लासिफिकेशन किया जाता है 4 बेसिस पर। और वो 4 बेसिस कौन से हैं? तो सबसे पहला आता है मापक के आधार पर, सेकंड आता है सतलाकृतिक लक्षणों के आधार पर, उनकी मात्रा के आधार पर, तीसरा होता है विषय वस्तु और उद्देश्य के आधार पर, और फोर्थ होता है रचना विधि के आधार पर। इन चारों आधारों पर मानचित्रों को अलग अलग प्रकार से बांटा जाता है। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो इसके आधार पर मानचित्रों को 2 टाइप में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला आता है इसमें वृहत मापनी पर बने मानचित्र, वृहत, और सेकंड आता है लघु मापनी पर बने मानचित्र। ठीक है, वृहत मापनी, लघु मापनी मीन्स वृहत या क्या कि भाई धरातल के किसी छोटे से एरिया को बड़ा करके जब हम दिखा देंगे। ठीक है, धरातल का कोई छोटा सा एरिया है, यानी धरातल का मान लो आपका 200 गज है, 300 गज है, और उसको हम मैप में पूरा अच्छी तरह से दिखा दें, तो इस प्रकार के बने मानचित्रों को वृहत मापनी पर बने मानचित्र कहते हैं। ये जो वृहत मापनी पर बने मानचित्र हैं ये आपके 2 टाइप के होते हैं। इसमें आपका सबसे पहला आता है भूकर मानचित्र, भूकर या प्लान मानचित्र यानी कैडस्ट्रल मानचित्र, कैडस्ट्रल मानचित्र यानी कैडस्ट्रल मैप। तो जो भूकर मानचित्र ये आपके भू संपत्ति वाले मानचित्र होते हैं, जिसमें आपके नगरों के जो घर होते हैं उनकी बाउंड्रीज होती हैं, सड़कों की बाउंड्रीज हो गई, और इनका जो सारा ब्यौरा है आपकी पटवारी के पास होता है। आप जब भी अपनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ भी लेना चाहते हो तो आप पटवारी के पास ही जाते हो ना, आपको रजिस्ट्री करवानी है या कुछ अन्य काम करवाना है। तो इस प्रकार के मानचित्रों को भू संपत्ति मानचित्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भू संपत्ति, क्योंकि ये क्या दिखा रहे हैं? संपत्ति को प्रेजेंट कर रहे हैं किसी भी नागरिक की। ठीक है, तो ये आपके देखो किसी भी नागरिक के घर की बाउंड्रीज दिखा दी, तो मीन्स क्या कि इसने तो क्या कर दिया, पूरे बड़े एक चीज को, एक प्लॉट तक को भी बड़ा करके दिखाया जाता है इस प्रकार के मानचित्रों को। तो इसमें आपके नागरिकों की संपत्तियों को प्रेजेंट किया जाता है, पटवारी के पास होते हैं ऐसे भूकर मैप या प्लान मैप। अब जो इस प्रकार के वृत्त मापनी पर बने मानचित्र होते हैं ये आपके 1 इंच रेशो या तो 110 गज और यहाँ पर या तो 1 इंच आपका प्रेजेंट करता है 50 गज तक को। तो देखो कितना वाइड करके किसी भी एरिया को दिखा देते हैं इस प्रकार के मानचित्र, जिन्हें कहते हैं भूकर मानचित्र या प्लान मानचित्र। इन शॉर्ट छोटी सी बात समझ लो, किसी भी छोटे एरिया को भी इस प्रकार के मानचित्र पर इजीली प्रेजेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं आपकी वृहत मापनी का सेकंड टाइप भी आएगा। भाई आपने अभी एक ही टाइप पढ़ा है ना, भूकर या प्लान मानचित्र। इसका सेकंड टाइप होता है सतलाकृतिक मानचित्र। कौन सा? सतलाकृतिक मानचित्र, जिसे इंग्लिश में कहते हैं टोपोग्राफिकल मैप। तो जो सतलाकृतिक मानचित्र हैं, ये जो सतलाकृतिक मानचित्र हैं ये भी आपके वृहत मापनी पर बने ही मानचित्र होते हैं। पहले इस प्रकार के मानचित्रों में 1 इंच रेशो 4 मील या 1 इंच रेशो 2 मील या 1 इंच रेशो 1 मील को प्रेजेंट करता था। ठीक है, बट अब क्या हुआ? अब मानचित्र में मीट्रिक प्रणाली आ गई है। क्या आ गया है मानचित्र में? मीट्रिक प्रणाली आ गई है, यानी रेशो सिस्टम आ गया है। अब यहाँ पर सतलाकृतिक मानचित्र में जो वृहत मापनी पर बना स्केल होता है, क्योंकि हम मापक के आधार पर ही तो पढ़ रहे हैं, तो जो स्केल होता है अब इसका 1:5
25,000 से लेकर 1:2.5 लाख के बीच में होता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आप अच्छी तरह से याद रखोगे, इसको भी और इसको भी। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि भूखर मानचित्र में स्केल या मापक जो होता है वो कितने से कितना होगा। ऑप्शन में या चाहे ये दिखने को मिलेगा चाहे ये देखने को मिलेगा। सतलाकृतिक मानचित्र में रेशो कैसे होता है या मील में होता है तो कैसे होता है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। तो ये हमारे सतलाकृतिक। अब जो ये सतलाकृतिक मानचित्र होते हैं ये आपके भू उद्देश्य मानचित्र होते हैं। क्यों? क्योंकि इस प्रकार के मानचित्र पर आप प्राकृतिक चीज़ों को भी और मानवीय गतिविधियों को भी और सांस्कृतिक गतिविधियों को भी प्रेजेंट कर सकते हो सतलाकृतिक मानचित्रों में। बट ये जो मानचित्र है आपके सर्वे के बाद बनाए जाते हैं, यानी सर्वेक्षण किया जाता है, पहले सर्वे किया जाता है, आफ्टर देन इस प्रकार के टोपोग्राफिकल मैप्स को बनाया जाता है। तो भारत में सर्वे कौन करता है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग। भारत में सर्वे किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा किया जाता है भारत में सर्वे। ठीक है, तो जो ये सतलाकृतिक मैप है ना आपके, पहले सर्वे करेगा ये विभाग, फिर उस एरिया का सतलाकृतिक मैप यानी टोपोग्राफिकल मैप तैयार किया जाता है। अब क्या हुआ, अब जो किसी भी एरिया का तापमान है, मान लो तापमान है या किसी भी एरिया की वर्षा है, तो इससे इस प्रकार की चीज़ें से जो आपकी चेंज होती रहती है। आज का तापमान अलग होगा, कल का अलग होगा, ऐसा तो नहीं है ना। जैसी आज गर्मी है वैसी कल गर्मी होगी, जैसी आज ठंड है वैसी कल ठंडी होगी, ऐसा कभी भी नहीं होता है, क्योंकि ये नेचुरल चीज़ें हैं, मनुष्य के हाथ में थोड़ी ना है। तो इस प्रकार की जो चीज़ें होती हैं जो चेंजेबल होती हैं, चेंज होती रहती हैं, तो इस प्रकार की चीज़ों को कभी भी सतलाकृतिक मैप्स में प्रेजेंट नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि सतलाकृतिक मैप सर्वे के बाद बनाए जाते हैं और एक बार जो मैप में बन गया फिर उनको चेंज नहीं कर सकते हम जल्दी से। तो इस प्रकार की चीज़ों के लिए आपके प्राकृतिक, जैसे आपका तापमान है, वर्षा है, चट्टानें हैं, भूगर्भिक संरचना है, तो इन प्रकार की नेचुरल चीज़ों के लिए आपकी कभी भी सतलाकृतिक मैप्स का यूज़ नहीं किया जाता। वैसे ये बहुत सारे पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं, सांस्कृतिक, कल्चरल, इकोनॉमिक, आपके फिजिकल और अन्य काफ़ी चीज़ों के लिए सतलाकृतिक मैप्स का यूज़ किया जाता है। तो ये थे भाई आपके भूकर और सतलाकृतिक मैप जो कि बृहत मापनी पर बने मानचित्र आते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा लघु मापनी पर बने मानचित्र। तो लघु मापनी पर कौन कौन से मानचित्र आते हैं जिसमें आपके बड़े एरिया को छोटा करके दिखाया जाएगा। तो लघु मापनी में क्या होता है, एक बहुत बड़ा एरिया यानी कई किलोमीटर एरिया को आप छोटा सा करके दिखा देते हो। तो इसमें सबसे पहले आता है दीवारी मानचित्र। कौन सा मानचित्र आता है? दीवारी मानचित्र। तो भाई आपने देखा होगा आपके क्लासरूम में, कॉलेज में ज्योग्राफिकल जो लैब होती है उसमें आप दीवार पर मैप टंगे रहते हैं, आप सबने इस चीज़ को देखा हुआ है। तो जो वह मैप टंगे होते हैं उन्हें ही कहते हैं दीवारी मैप, और कोई अलग से नहीं आते, उन्हें ही कहते हैं दीवारी मानचित्र। इन मानचित्रों में आपका जो RF होता है वो काफ़ी वाइड होता है। मानचित्र का जो 1 सेंटीमीटर है वो आपकी धरातल के कई बार 5 किलोमीटर को, ठीक है, 1 सेंटीमीटर धरातल के 5 किलोमीटर तक के एरिया को प्रेजेंट करता है दीवारी मानचित्र में। और कभी कभी तो इतना शॉर्ट होते हैं, इतने लघु मापनी पर होते हैं कि 1 सेंटीमीटर, मानचित्र का 1 सेंटीमीटर धरातल के 40 किलोमीटर को प्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, तो देख लो कितना वाइड, 40 किलोमीटर का एरिया केवल 1 सेंटीमीटर से दिखा दिया, तो चीज़ों को कितना छोटा कर दिया। तो इसीलिए इन्हें कहते हैं लघु मापनी पर बने मानचित्र। तो आपके दीवारी मानचित्र कैसे होते हैं? लघु मापनी पर बने मानचित्र होते हैं। वैसे इनकी हेडिंग वगैरह काफ़ी बड़ी बड़ी लिख दी जाती हैं। और आपके पॉलिटिकल मैप्स आते हैं इसके अंतर्गत, जिसमें जिले दिखाए गए होते हैं या फिर राज्य, स्टेट दिखाए गए होते हैं, और बच्चे दूर से ही देख लेते हैं, हाँ भाई ये वो राज्य है, ये वो राज्य है, ये वो राज्य है, ऐसे। नेक्स्ट आते हैं दीवारी मानचित्र के अलावा लघु मानचित्र में एटलस मानचित्र। एटलस, जो कि एटलस की बुक होती है, ज्योग्राफी के स्टूडेंट हो तो आप सबको एटलस बुक के बारे में पता होता है। तो जो एटलस की बुक होती है, ठीक है, तो उसमें इस तरह के मानचित्र होते हैं। उसमें आप देखते हो आपने किस तरह के एटलस खरीदी है, उसी तरह के आपके मानचित्र पाए जाएंगे अंदर। वैसे एटलस में आपका जो मानचित्र होते हैं वो इनसे थोड़े कम ही लघु होते हैं, इनसे ज़्यादा लघु नहीं होते। दीवारी वाले ज़्यादा छोटे होते हैं, ये थोड़े बड़े होते हैं। यहाँ पर अगर हम रेशो की बात करें तो 1:50 लाख एरिया को प्रेजेंट करता है। ठीक है, ये वाला आप 15
मीन्स 1 सेंटीमीटर धरातल के 15 किलोमीटर को प्रेजेंट करता है। मानचित्र का 1 सेंटीमीटर धरातल के 15 किलोमीटर एरिया को प्रेजेंट करता है, इसका मतलब ये है। ठीक है भाई, तो आपके जो एटलस होते हैं वो इनसे कम लघु होते हैं, बाकी ये भी लघु पैमाने पर बने ही मानचित्र होते हैं। एटलस जिसमें अलग अलग रंगों का यूज़ किया जाता है उसको अच्छा बनाने के लिए, ताकि बच्चे इंटरेस्ट ले, पढ़ें और खरीदें। तो ये थे आपके मापक के आधार पर मानचित्रों का वर्गीकरण, वृहत मापनी पर बने और लघु मापनी पर बने मानचित्र। नेक्स्ट आते हैं हमारे सतलाकृतिक लक्षणों की मात्रा के आधार पर बने मानचित्र। सतलाकृतिक लक्षणों की मात्रा के आधार पर बने मानचित्र। तो इस प्रकार के जो मानचित्र होते हैं 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं आपकी उच्चतादर्शी मानचित्र। उच्चतादर्शी मानचित्र जिसे हाइपोसोमेट्रिक मैप भी कहते हैं, हाइपोसोमेट्रिक मैप भी कहते हैं। और सेकंड इसके अंतर्गत आते हैं प्लानीमेट्रिक मानचित्र। इसको इंग्लिश में भी भाई प्लानीमेट्रिक ही कहते हैं। तो प्लानीमेट्रिक मानचित्र, 2 तरह के मानचित्र आते हैं आपके सतलाकृतिक लक्षणों की मात्रा के आधार पर। मानचित्रों को 2 भागों में बांटा जाता है, उच्चतादर्शी और प्लानीमेट्रिक। अब ये जो उच्चतादर्शी मानचित्र है, हाइपोसोमेट्रिक मैप है, ये जो मैप है किसी भी धरातल के रिलीफ को प्रेजेंट करते हैं। रिलीफ यानी ऊंचावच को प्रेजेंट करते हैं आपके उच्चतादर्शी मानचित्र। किसी भी धरातल के ऊंचावच को, जैसे पर्वत है, कोई पहाड़ है, उसकी ऊंचाई, ठीक है। यहाँ पर ऊंचावच को प्रदर्शित करने के लिए काफ़ी चीज़ों का यूज़ किया जाता है। जैसे भाई आपकी समोच्चय रेखाओं का यूज़ किया जाता है जिसे हम कंटूर्स कहते हैं। उसके अलावा तल चिन्ह का यूज़ किया जाता है जिसे बेंचमार्क कहते हैं। और इसके साथ साथ आपके कुछ स्थानिक ऊंचाइयों का भी यूज़ किया जाता है ऊंचावच को प्रदर्शित करने के लिए। तो अलग अलग चीज़ों को यूज़ करके, अलग अलग मेथड का यूज़ करके रिलीफ को प्रेजेंट किया जाता है। किसी भी एरिया के ऊंचावच को प्रेजेंट किया जाता है उच्चतादर्शी मानचित्र के अंदर, हाइपोसोमेट्रिक मैप्स के अंदर। ठीक है, इसको आप याद रखना। किसी भी प्रकार के धरातल को प्रेजेंट करने के लिए इस प्रकार के मैप्स का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं प्लानीमेट्रिक मानचित्र। तो जो प्लानीमेट्रिक मानचित्र होते हैं, इन मानचित्रों में सतलाकृतिक लक्षणों के बजाय, देखो इनका यूज़ नहीं होगा इनमें आपके सांस्कृतिक और आर्थिक तत्वों का अधिक यूज़ किया जाता है। सांस्कृतिक और आर्थिक तत्वों का अधिक यूज़ किया जाता है प्लानीमेट्रिक मैप्स के अंदर। और इन मैप्स को आपकी विषयक मानचित्र भी कहते हैं भाई। इन्हें प्लानीमेट्रिक मानचित्र को विषयक मानचित्र भी कहते हैं, यानी थीमेटिक मानचित्र के नाम से भी ये जाने जाते हैं, थीमेटिक मैप के नाम पर भी जाने जाते हैं। क्योंकि अगर आप कोई भी सांस्कृतिक गतिविधि दिखा रहे हो, तो आप नृत्य दिखा रहे हो या आप कोई भी एक्टिविटी दिखा रहे हो, तो आप पर्टिकुलर किसी विषय से रिलेटेड आपका मैप बनेगा, और इसीलिए इन्हें थीमेटिक मानचित्र भी कहते हैं। आपके आरोही में पीजीटी लेवल पर, मैंने खुद दिया था भाई आरोही में पीजीटी लेवल पर ये क्वेश्चन आया हुआ था कि जिन मानचित्रों में आपके सांस्कृतिक और आर्थिक तत्वों को प्रेजेंट किया जाता है उन मानचित्रों को क्या कहते हैं। ऑप्शन में था सांस्कृतिक मानचित्र, आपके आर्थिक मानचित्र और थीमेटिक मानचित्र, और इसके अलावा 1-2 ऑप्शन और था। ठीक है भाई, एक ऑप्शन और होगा। तो आंसर क्या था? थीमेटिक मानचित्र। देखो नाम से कहीं भी पता नहीं चलता कि इस तरह की चीज़ें इसके अंदर होंगी। तो एग्जाम में आपके ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, आपको डेफिनेशन दी जाती है और पूछता है किस प्रकार का मानचित्र है, तो अच्छी तरह से इसको कर लेना। तो ये दोनों मानचित्र होते हैं आपके सतलाकृतिक लक्षणों की मात्रा के आधार पर। अब इसके साथ साथ एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, अब आपका भाई ज्योग्राफी का पेड कोर्स अवेलेबल है, और ये जो ज्योग्राफी का पेड कोर्स अचीवर्स एकेडमी ऐप पर अवेलेबल है और एक्टिवेट हो चुका है। ठीक है, नेट लेवल और पीजीटी लेवल, जो स्टूडेंट इच्छुक है वो पेड कोर्स वहाँ से खरीद सकता है। काफ़ी वीडियोस है वहाँ पर, पूरा डिटेल से स्टडी करवाया हुआ है। जियो को पूरा डिटेल से पढ़ाया है मैंने ही। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है विषय वस्तु यानी उद्देश्य के आधार पर। तो विषय वस्तु और उद्देश्य के आधार पर आपके काफ़ी मैप्स होते हैं, 8 प्रकार के मैप पाए जाते हैं क्या होते हैं भाई। तो सबसे पहले विषय वस्तु और उद्देश्य के आधार पर आपके जो मेनली होते हैं 2 टाइप के मैप होते हैं। सबसे पहले आते हैं प्राकृतिक मैप, या आप जिसे कह सकते हो भौतिक मैप, प्राकृतिक और भौतिक मानचित्र। और सेकंड आते हैं भाई आपके
सांस्कृतिक मानचित्र, जिसे आप कल्चरल मैप्स भी कहते हो। ठीक है, तो आपके विषय वस्तु और उद्देश्य के आधार पर मानचित्रों को दो भागों में बांटा जाता है, प्राकृतिक या भौतिक, और सेकंड कल्चरल या सांस्कृतिक। अब जो ये प्राकृतिक और भौतिक मानचित्र होते हैं, इनमें आपकी सारी की सारी प्राकृतिक और भौतिक मैप आएंगे। तो कौन कौन से मैप आते हैं इसके अंतर्गत? तो सबसे पहला मैप आता है इसके अंतर्गत आपका धरातलीय मानचित्र, जिसमें धरातल के ऊंचावचों को, पर्वत, पहाड़, मैदान, इन सब चीज़ों को दिखा दिया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका भूतात्विक मानचित्र, जिसमें आपकी जियोलॉजिकल यानी हमारी पृथ्वी की संरचना को, भूमि की संरचना को प्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका जलवायु मानचित्र, क्लाइमेट यानी किसी भी एरिया की जलवायु को प्रेजेंट करने वाले मानचित्र, जलवायु मानचित्र। नेक्स्ट आते हैं मौसम मानचित्र, किसी भी स्थान के मौसम को प्रेजेंट जो करते हैं, मौसम विभाग के द्वारा दर्शाया जाता है। तो इस प्रकार के जो मानचित्र बनते हैं उसे कहते हैं मौसम मानचित्र। नंबर 5 मृदा मानचित्र, मृदा यानी मिट्टी। जब किसी मैप में मिट्टियों को दिखाया जाता है तो उस प्रकार के मानचित्र मृदा मानचित्र कहलाते हैं। नंबर 6 वनस्पति मानचित्र, जब आपके पेड़ पौधे और वनस्पति का वितरण दिखाया जाता है किसी मैप में, तो वो आपके वनस्पति, हम क्या पढ़ रहे हैं, विषय वस्तु और उद्देश्य के आधार पर मानचित्रों का वर्गीकरण। नंबर 1 प्राकृतिक, और ये प्राकृतिक के कुछ सब पार्ट है। नंबर 7 आता है आपका खगोलीय मानचित्र, खगोलीय जो कि आपके एस्ट्रोनॉमिकल मैप होते हैं। इसमें आप तारे क्या हैं, नक्षत्र क्या हैं, आपके खगोलीय पिंड और उनसे रिलेटेड जो भी आपकी आकाश गंगा, तो इनसे संबंधित सारी चीज़ों का जो मैप होते हैं उनको कहते हैं खगोलीय मानचित्र। और लास्ट आते हैं आपके अपवाह मानचित्र, जब नदियों के अपवाह को, नदियों के बहाव को, नदियों को प्रेजेंट किया जाता है जिन मानचित्रों में, उन्हें कहते हैं ड्रेनेज मैप यानी अपवाह मानचित्र। सेकंड आता है इसका सांस्कृतिक मानचित्र, और इसमें भी आपके सभी वही उसी प्रकार के मानचित्र आएंगे। इसमें सबसे पहले आएगा भाई आपका राजनीतिक मानचित्र यानी पॉलिटिकल, जिन मैप्स में आपके राज्यों की, जिलों की या देशों की सीमाएं दिखाई जाती है, बाउंड्रीज दिखाई जाती है, उनको कहते हैं पॉलिटिकल मैप, तो वो इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है आपकी जनसंख्या मानचित्र, यानी जिन मानचित्रों में, मैप्स में आपकी जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या घटक, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या वितरण, इन सभी चीज़ों को प्रेजेंट किया जाता है, उन्हें कहते हैं जनसंख्या यानी पॉपुलेशन मैप। नेक्स्ट आता है आपका नंबर 3 जातियों का मैप। जातियों का मैप मीन्स किसी भी एरिया में रहने वाली जो जातियां हैं, जब किसी मैप के द्वारा उन जातियों को प्रेजेंट किया जाता है तो उसे कहते हैं आपकी जातियों का मानचित्र, और ये जो भी आपका एक कल्चरल ही आता है। नेक्स्ट आता है आर्थिक मानचित्र, आर्थिक यानी इकोनॉमिक आपके मैप। तो आर्थिक मानचित्र में आपके जो भी आर्थिक गतिविधियां हैं, जैसे कृषि से रिलेटेड है, उद्योग से रिलेटेड है, मान लो भारत में उद्योग दिखा दिए, लोहा इस्पात उद्योग दिखा दिए, सूती वस्त्र उद्योग दिखा दिए, तो इस प्रकार की जो मैप होंगे उन्हें कहेंगे हम इकोनॉमिक मैप। नेक्स्ट आते हैं यातायात मैप, यातायात यानी ट्रांसपोर्ट मैप। तो ट्रांसपोर्ट, जैसे भारत में रेल मार्ग दिखा दिया, सड़क मार्ग दिखा दिया, हाईवे दिखा दिए, ठीक है, पाइपलाइनों को दिखा दिया, तो इस प्रकार की जो ट्रांसपोर्ट वाली चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं वो सारे मैप होते हैं आपके यातायात मैप। नेक्स्ट आते हैं ऐतिहासिक मैप, हिस्टोरिकल मैप्स। तो ऐतिहासिक जो मैप किसी भी एरिया के मुख्य ऐतिहासिक यानी पुराने नगरों को प्रेजेंट कर रहा है, पुरानी चीज़ों को, पुराने कोई किले हैं, कोई स्मारक है, उनको प्रेजेंट कर रहा है, तो इस प्रकार के मैप्स को कहते हैं ऐतिहासिक मानचित्र। नंबर 7 भाषा मानचित्र, भाषा यानी लैंग्वेज। जब किसी मानचित्र में किसी भी एरिया की लैंग्वेज को, कि कितने लोग हिंदी बोल रहे हैं, ये एरिया यहाँ पर रहने वाले लोग हिंदी बोल रहे हैं, यहाँ पर इंग्लिश यूज़ हो रही है, यहाँ पर आपकी तमिल बोल रहे हैं, तेलुगु बोल रहे हैं, मलयालम बोल रहे हैं, तो इस प्रकार से जो मैप के अंदर भाषा का वितरण दिखाया जाता है तो उसे कहते हैं आपके लैंग्वेज मैप। और लास्ट आता है भैया हमारा कृषि व्यवस्था। कृषि व्यवस्था मीन्स एग्रीकल्चर से रिलेटेड, यानी किसी एरिया में कौन सी एग्रीकल्चर है,
फसलों का वितरण दिखा दिया, किसी भी एरिया के मानचित्र में फसलों का वितरण हो गया, उसके साथ साथ आपकी भाई अलग अलग टाइप की फसलें और एक ही एरिया में जो कॉम्बिनेशन है, क्रॉप का कॉम्बिनेशन है, क्रॉप कॉम्बिनेशन दिखा दिया। तो इन सब चीज़ों को जो प्रेजेंट किया जाता है वो कृषि व्यवस्था मैप्स के अंतर्गत प्रेजेंट किया जाता है। तो ये थे भैया आपके विषय वस्तु और उद्देश्य के आधार पर मानचित्रों का वर्गीकरण। तो 8 आपके प्राकृतिक और भौतिक मैप में आते हैं और 8 आपके कल्चरल मैप्स में शामिल किए जाते हैं। लास्ट आता है हमारा रचना विधि के आधार पर मानचित्रों का वर्गीकरण। रचना विधि के आधार पर, तो रचना विधि के आधार पर आपके 2 टाइप के मैप होते हैं। एक होता है गुणात्मक मानचित्र जिसे क्वालिटेटिव मैप्स कहते हैं, और नेक्स्ट आता है मात्रात्मक मानचित्र जिसे क्वांटिटेटिव मैप्स कहते हैं। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। तो क्वालिटेटिव मैप्स इस प्रकार के मैप्स में किसी भी वस्तु के गुणों को प्रेजेंट किया जाता है। किसको? गुणों को, मीन्स ठीक है, किसी भी वस्तु के गुणों को प्रेजेंट किया जाता है गुणात्मक मानचित्र में। मात्रात्मक मानचित्र, इस प्रकार के मानचित्रों में किसी भी वस्तु की मात्रा को, यानी किसी भी वस्तु की मात्रा को या उसके घनत्व को प्रेजेंट किया जाता है मात्रात्मक मानचित्र के अंतर्गत। तो गुणों को प्रेजेंट करेगा तो उसे गुणात्मक यानी क्वालिटेटिव मैप, और मात्रा को यानी क्वांटी यानी मात्रा को प्रेजेंट करेगा तो उसे कहेंगे क्वांटिटेटिव मैप्स। तो ये जो दोनों मैप हैं आपके क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, इन दोनों मैपों को वितरण मानचित्र और सांख्यिकीय मानचित्र भी कहते हैं। वितरण मानचित्र और सांख्यिकीय मानचित्र के नाम से भी जाने जाते हैं आपके गुणात्मक और मात्रात्मक मानचित्र। क्यों? क्योंकि ये वस्तु के वितरण यानी उसके गुण को दिखा रहे हैं और संख्या को प्रेजेंट करता है मात्रात्मक, तो इसीलिए इन्हें वितरण और मात्रात्मक मानचित्र भी कहते हैं। ये टॉपिक आपका आगे जाके और भी वाइड हो जाता है, ठीक है। इस गुणात्मक में हम डॉट मेथड पढ़ते हैं, आगे जाके इनमें मेथड्स आ जाते हैं, शेडिंग मेथड, डॉट मेथड, और उसके अलावा आपका ये कहते हैं ना आरेख वगैरह आ जाते हैं मात्रात्मक में। तो पूरा वाइड टॉपिक बन जाता है गुणात्मक और मात्रात्मक मानचित्र पर। तो ये थे भैया आपके मानचित्र क्या होते हैं, इसके 6 तत्व कौन कौन से हैं और मानचित्रों का वर्गीकरण। आई थिंक आपको आज की क्लास में सारे कंसेप्ट क्लियर हो गया है, और कंसेप्ट क्लियर हो गया है तो जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक शेयर कर देना, और इसके साथ साथ भाई मेरे चैनल को भी मत भूलना, स्टडी विद दीपा सैनी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी ही वीडियोज़ देखने को मिल जाए, ठीक है। और पेड कोर्स को भी जो स्टूडेंट लेना चाहते हैं तो अब एक्टिवेट हो चुका है, आप वहाँ से ले सकते हो। ओके, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।